दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में आपको एक ऐसे टाइग्रेस का घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ जो शारीरिक अक्षमता के कारण कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाहर निकल गई थी। दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। उस समय इसका नाम मैकलम हेली के नाम पे रखा गया था, जो बाद में 1956 में प्रकृतिवादी और एक महान शिकारी के नाम पे राष्ट्रीय पार्क किया गया। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 520.8 किलोमीटर में फैला हुआ एक नदी के किनारों, पर्वतीय नदियों, दलदली ज़मीन और इसका एक बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर 600 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानवरों में बंगाल टाइगर, विभिन्न प्रकार के हिरन, विभिन्न प्रकार के नेवले, मगरमच्छ, बिल्लियाँ, तेंदुए, बहुत सारे जानवर इस राष्ट्रीय पार्क में उपस्थित है। इसका जो टाइगरों के लिए या जो लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं, उन्हें अक्टूबर के लगभग ये पार्क खोल दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा लोग जो इस पार्क में टाइगर को देखने के लिए आते हैं, वे अधिकतर ढिकाला और बिजरानी जोन में ही ज़्यादा पर्यटक लोग घूमते हैं। दोस्तों, इसी राष्ट्रीय नेशनल पार्क से लगा हुआ पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर का क्षेत्र भी है। ये घटना 2016 अप्रैल की है। एक बाघिन नेशनल पार्क से नीचे पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर यानी रिहायशी इलाकों में ये बाघिन पहुंच गई थी। इसे सेमल खलिया के गन्ने के खेतों में देखा गया। उसके बाद लोगों ने इसकी सूचना कॉर्बेट प्रशासन और रामनगर पश्चिमी वन प्रभाग को दी। एक दो दिन फॉरेस्ट वालों ने इस बाघिन को वापस जाने के लिए खेतों में माइक लगा के इसको भगाने की कोशिश की। शायद वो लोग ये सोचे कि ये बाघिन भटक के इस बस्ती वाले एरिया पे पहुंच गई होगी और ये धीरे धीरे शायद वापस अपने क्षेत्र में चले जाएगी। ये सोचना वन विभाग के लिए मुसीबत लाने वाला था, ये उन्हें पता नहीं था। और ये बाघिन धीरे धीरे सेमल खलिया के गन्ने के खेतों में जो नाले हैं छुपाव वाले, उनमें इसने अपना घर बना लिया। जंगली जानवरों के पीछे भागते भागते उनका शिकार करने वाली ये बाघिन अब गन्ने के खेतों के आसपास चरने वाली बकरी, उधर घूमने वाले कुत्ते और गांव वालों के मवेशियों को मारकर अपना पेट भरने लगी। उसे लगा कि जंगल में वो बहुत मेहनत करती थी, तब उसे शिकार प्राप्त होता था, परंतु यहाँ बहुत आसानी से शिकार प्राप्त हो जा रहा है। और धीरे धीरे उनने इस गन्ने के खेतों को ही अपना घर बना लिया।
धीरे धीरे वे एक गांव से दूसरे गांव के जाने वाले रास्तों पे चलने लगी। छुपते छुपाते वो दूसरे गांव तक पहुंच जाती, यहाँ तक कि इस 4-5 महीनों में उससे उस क्षेत्र के सारे रास्ते, सारे छुपावों का पूरा ज्ञान हो गया। मनुष्यों का दिखना उसे आम बात थी, क्योंकि लोग हमेशा अपने खेतों में मवेशियों के लिए घास काटने के लिए, चारा काटने के लिए जाते रहते थे और ये बाघिन उनको देखती रहती थी। इस कारण धीरे धीरे जो इसका जो मनुष्य के प्रति जो भय का वातावरण था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वो इतने अभ्यस्त हो गई कि यदि गन्ने के खेत में वो है और कोई महिला गन्ने के खेत में घास काट रही है तो उससे भय नहीं लगता था। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 6 माह बीत गए और ये बाघिन अपने छुपाव के लिए, अपने रास्तों के लिए एक गांव से दूसरे गांव, कहाँ उसको अधिक शिकार मिल सकता है, कहाँ बकरियां ज़्यादा हैं, कहाँ कुत्ते ज़्यादा घूमते हैं, कहाँ पोल्ट्री फार्म है, इस चीज़ का उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, इसी क्षेत्र में गौजानी तल्ला कानिया का एक गांव है। इस गांव में गोविंदी देवी अपने 2 बेटे बहू के साथ रहती थी। एज लगभग 55 के आसपास उनकी हो गई थी। जो रोड करणपुर इंटर कॉलेज के लिए जाती है उसी सड़क में लगभग 50 मीटर दूरी पे इनका अपना मकान था। मकान के बगल पे इनकी अपनी खेती थी। कुछ खेतों में इन्होंने धान बोए थे और कुछ में इनके गन्ने के खेत थे। 6 तारीख सितंबर को लगभग 2 बजे गोविंदी देवी अपने खेत में मवेशियों को घास काटने के लिए चली गई। घास काटते काटते लगभग वे गन्ने के खेत के 50 मीटर अंदर तक चली गई। उस दिन ये बाघिन इसी खेत में छुपी हुई थी। गोविंदी देवी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर इसने गोविंदी देवी पर हमला करने की सोची और गोविंदी देवी पे हमला करने के बाद ये गोविंदी देवी को लगभग गन्ने के खेत में 100 मीटर तक अंदर घसीट के ले गई। मरे हुए शिकार का इसने जांग का मांस, पसलियों का मांस खाया और पहली बार इससे मानव के मांस का स्वाद चखा था। जिन मनुष्यों को वो डेली देखती थी, आज उसी मनुष्य के मांस का स्वाद ये चख रही थी। थोड़ी देर बाद जब लगभग 4:30 बज गए, गोविंदी देवी क्योंकि घर केवल ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूर था, जब वो नहीं पहुंची तो उसके बेटे उसको खोजने के लिए खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा आधा घास खेत के बाहर कटा हुआ है और आधा अंदर को। तो वो जहाँ गन्ने की टेल बनी थी उसमें वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए गए। तो उन्हें देखा कि एक जगह पे कुछ घास है और वहाँ पे खून के निशान हैं। उसी टेल का पीछा करने के बाद लगभग 100 गज चलने के बाद उन्हें गोविंदी देवी का अधखाया शव प्राप्त हुआ। उसी समय ये सूचना वन विभाग को, राजस्व विभाग को और आग की भांति ये सूचना सारे क्षेत्र में फैल गई। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये गन्ने किस प्रकार से लेटे हुए हैं और यहीं पे उसने गोविंदी देवी को पकड़ा था और उसके बाद उसको घसीटते हुए जो टेल बनी है इसके अंदर से वो इस खेत के अंदर तक ले गया था। वहीं था। उसके बाद तुरंत वो भाग गया, छोड़ के हल्ला गुल्ले की आवाज़ सुन के भागा। तो वहाँ जाके हमने देखा तुरंत, तो
घुटने का मांस खाते यहाँ तक पूरा हिस्सा खा दिया था उनने, नीचे से घुटने को टोटली खा के यहाँ तक खा दिया था। इस घटना से वन विभाग ने ये अंदाज लगाया कि ये किसी लपट का काम है और उनके द्वारा 7 तारीख को वहाँ पे एक ट्रैप कैमरा और एक पिंजरा लगा दिया गया। परंतु इस पिंजरे में और इस ट्रैप में कोई चीज़ नहीं आई। दूसरे दिन जो तुरंत कार्रवाई होती है उसके अनुसार इनके घर वालों को 25,000 रुपये फौरी सहायता के रूप में दी जाती है, वो दे दी गई और ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई और पिंजरों की संख्या बढ़ा के 2 कर दी गई। लगभग 8 तारीख को सारे गांव वालों का एक शिष्टमंडल डीएफओ से मिला और तुरंत इस आदमखोर को पकड़ने की सबके द्वारा एक मांग रखी गई और डीएफओ ने इस मांग को मानते हुए उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के और अधिक दूर तक लगभग 10 ट्रैप कैमरों को लगा दिया गया और एक पिंजरा और बढ़ा दिया गया। उन पिंजरों को बदलने, ट्रैप कैमरों की सूचना देने के लिए वन कर्मियों को तैनात कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद भी कोई जो रिस्पॉन्स था पिंजरों का या ट्रैप कैमरों का, उन पे कोई लपट की फोटोज नहीं आई। दोस्तों, इससे पहले जो बाघिन जब लोग घास काटने आते थे उनको देखा करती थी, उस समय इसका व्यवहार अलग था। ये केवल उस समय जंगली जानवरों को या पालतू मवेशियों को ही अपना शिकार मानती थी। परंतु एक बार मानव के मांस का स्वाद चखने के बाद अब ये जिन मनुष्यों को देख रही थी काम करते हुए, उनके प्रति इसकी भावना अब बदल चुकी थी। अब वह इनको अपने खाने के मेनू में जोड़ चुकी थी। अतः वह जहाँ भी कोई महिला, कोई पुरुष गन्ने के खेतों में काम करता तो अब ये उन पे घात लगाना इसने शुरू कर दिया था ताकि वो उनका शिकार कर सके। दोस्तों, परमजीत गोरखपुर गांव का रहने वाला था। घर में बीवी बच्चे थे। बीवी शायद कहीं बाहर नौकरी करती थी, पर लेकिन आना जाना रोज़ घर से था। 17 तारीख सितंबर को शाम के समय 4 बजे वे अपने बीवी के साथ मवेशियों को घास लेने के लिए अपने घर से लगभग 200-250 मीटर अपने खेत में चले गए। घर में 2 भैंस, बकरियां, गाय उन्होंने पाली हुई थी। लगभग 1 घंटे में घास काट के उन्होंने पूरा किया काम को और उनकी मिसेज उस घास को लेके घर की ओर चल दी। परमजीत ये कहते हुए कि मैं थोड़ा देर और काम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा, और उनकी बीवी घर की ओर चल दी। शायद ये आदमखोर बहुत देर से यहाँ बैठी थी। जब तक ये 2 लोग थे तब तक इसने परमजीत पे हमला नहीं किया, परंतु जो उसने देखा कि परमजीत अब अकेला है, इस बाघिन ने परमजीत पे हमला कर दिया और परमजीत को मारने के बाद एक गन्ने के खेत में उसको घसीटते हुए ले गई। इसने उसके शरीर के मांस को खाया और उसके घुटने की हड्डियों के अंदर का गूदा इसने उसको खा लेता है, परंतु वो हड्डियों को नहीं तोड़ पाता। और टाइगर के खाने की विशेषता है कि टाइगर अधिकतर जो हड्डी के अंदर की जो गूदा है उसको ज़्यादा
पसंद करता है, इसलिए वो हड्डियों को ज़्यादा तोड़ता है। जब परमजीत घर नहीं पहुँचे तो उसकी पत्नी 1-2 लोगों को लेके उस क्षेत्र में गई, उस गन्ने के खेत में गई। उन्होंने वहाँ पे खून के निशान देखे और आगे चलने के बाद परमजीत की अधखाई लाश उन्हें वहाँ मिली। जब बाघिन ने परमजीत पे हमला किया था तो परमजीत शरीर से खूब तगड़ा था, उसने बाघिन का विरोध किया था। डराती से उसने बाघिन पे हमला किया, जिसमें बाघिन के एक पाँव के नाखून के टुकड़े भी वहाँ पे गिरे हुए थे। तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग मौके पे पहुंचा। उन साक्ष्यों को, जो नाखून के टुकड़े, परमजीत के शरीर पे जो बाल थे बाघिन के लगे हुए, इनको एकत्र किया गया। बीवी का क्या हाल है? बीवी बेचारी अब वहाँ पर नौकरी करने जाती है, रोती है, क्या करना है उसने, कभी खा लेती है कभी नहीं खाती है। पति के जाने के पत्नी का क्या हाल होता है वो तो आपको भी पता हो। और दूसरे दिन लोगों ने परमजीत के शव को डीएफओ के कार्यालय में ले जाकर प्रदर्शन किया और इस आदमखोर को मारने के लिए आदेश निर्गत करने की मांग की गई। डीएफओ मैडम कहकहा नसीम ने तुरंत देहरादून संपर्क किया और उन्हें इस गुलदार को मारने के लिए परमिट जारी कर दिया गया। पिंजरों की संख्या बढ़ा दी गई, ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई और 2 शिकारी ठाकुर दत्त जोशी और हरीश धामी को इस गुलदार को मारने हेतु अधिकृत किया गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अभी आप बाघिन की बात कर रहे थे, अब आप गुलदार की बात कर रहे हैं। वन विभाग इसको बाघिन नहीं मान रहा था, बल्कि वे इसको गुलदार का हमला मान रहे थे। जो नाखून, जो बाल वहाँ से प्राप्त हुए थे, उनको देहरादून जांच के लिए भेज दिया गया और 19 तारीख को मुझे और जॉय हुकिल को भी इस गुलदार को मारने के लिए आदेश कर दिया गया। मैं और जॉय मुझसे 1 दिन पहले वहाँ पहुँच गए। मैं 20 तारीख को जब वहाँ पहुँचा तो हमारे रहने के लिए उन लोगों ने जो बिजरानी की ओर जो कुछ कॉटेज बने हुए थे उसमें हमारी व्यवस्था की गई थी। हरीश धामी और ठाकुर दत्त जोशी रामनगर में जो गेस्ट हाउस है उसमें ठहरे हुए थे। जब मैंने सरदार जी की फ़ोटोज़ देखी तो जब घुटने तोड़ने की फ़ोटोज़ मैंने देखी तो मैं ये समझा कि ये तो किसी टाइगर का काम है, ये तो गुलदार का काम है ही नहीं। और शाम को हम उस एरिया में, जिस एरिया पे ये घटनाएँ हुई थी, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पदचिन्ह मिलने पर उस समय डीएफओ मैडम भी वहीं थी, तो हमने उन्हें बताया कि ये तो टाइगर है, ये तो लेपर्ड तो है ही नहीं, लेपर्ड के इतने बड़े पदचिन्ह नहीं होते हैं और खाने का तरीका जो है वो किसी टाइगर का है। और दोस्तों, 21 तारीख को डीएफओ मैडम ने तुरंत सारे शिकारियों को बुलाया, बैठक अपने कार्यालय में सारे शिकारियों के लिए। उन्होंने हमें बताया कि देहरादून से जो जांच रिपोर्ट थी वो पहुंच चुकी है और ये लेपर्ड नहीं बल्कि टाइगर है। अतः आप लोग जो लेपर्ड को मारने के लिए जो परमिट जारी किया गया है वो अपने आप ही निरस्त हो गया है। अतः आप लोग अब किसी लेपर्ड को न मारें और आप सर्च करते रहें, देखें, कोशिश करते हैं कि इस टाइगर को पहले तो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी और यदि परमिट जारी हुआ तो इसे मारने की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये सूचना कि ये टाइगर का काम है सारी जगह ये फैल गई थी। अब हमारे पास लेपर्ड मारने का तो परमिट था नहीं, केवल हम लोग शाम के समय निकल जाते थे। हमारे खाने की व्यवस्था गोजानी में भट्ट जी के यहाँ जो होटल थी उसमें की गई थी और हम लोग पूरी रात सर्चिंग के द्वारा इस
टाइग्रेस को देखना था, केवल मारने के आदेश से नहीं, और परंतु एक सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी रात सर्च करते और सुबह होते वापस लौट जाते थे। अगले दिन बेराझाल एरिया में ड्रोन द्वारा पूरे एरिया को चेक किया गया, इस बाघिन को ढूंढा गया, परंतु शायद लोग इस बाघिन को नॉर्मल बाघिन के रूप में ले रहे थे। फॉरेस्ट अधिकारियों का कहना था कि यदि ये बाघिन जंगल में होती तो बहुत जल्दी दिख जाती थी, परंतु इन खेतों में, इस रिहायशी इलाके में इस बाघिन को ढूंढना बहुत टफ हो गया है। ये बाघिन दिख नहीं रही है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये बाघिन बहुत अधिक चालाक, बहुत अधिक होशियार, और जो अभी तक लगाए गए 10 ट्रैप कैमरों में नहीं आई थी इसकी फोटोज़। इस कार्य के लिए अब 4 वन क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटी 50 वन कर्मियों के साथ और लगा दी गई। पिंजरों की संख्या बढ़ा के 7 कर दी गई और ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ा के 30 कर दी गई। अब ये लोग सुबह ट्रैप कैमरों की रिपोर्ट और पिंजरों की रिपोर्ट, पिंजरों का रख रखाव, पिंजरों को बदलना, हर प्रकार की कार्रवाई ये 50 जो वन कर्मी थे वो करने लगे। धीरे धीरे इस बाघिन को घेरने के लिए हर प्रकार की नई रणनीतियाँ अब काम करने लगी थी। दोस्तों 22 सितंबर को वाइल्ड लाइफ चीफ, उस समय खाती जी थे, वे रामनगर पहुंचे। वन कर्मियों को दिशा निर्देश देने के बाद जब वे रामनगर की ओर बढ़ रहे थे, तभी लोगों को पता चला कि वाइल्ड लाइफ चीफ जो है वो रामनगर हैं, और तुरंत लोगों ने उनका घेराव किया। उनको, इस आदमखोर बाघिन को मारने के लिए, आदेश निर्गत करने के लिए लोगों ने नारेबाजी की, उनके पुतले फूंके, और जो आक्रोश लोगों के अंदर देखा गया उससे खाती जी समझ गए कि शायद पानी अब सिर के ऊपर निकल चुका है। दोस्तों खाती जी के आने के बाद ट्रैप कैमरों की संख्या और बढ़ा दी गई। जहां जहां भी संभावित क्षेत्र था उन जगहों पे ट्रैप कैमरे लगा दिए गए। जहां जहां लोगों को बाघिन के पग चिन्ह मिल रहे थे, उन्हें, क्योंकि अब एक कंट्रोल रूम जो था वो खोल दिया गया था। बेड़ाझाला में इस बाघिन के लिए एक कंट्रोल रूम खोल दिया गया था। लोग अपनी कोई भी सूचना वहां दे रहे थे और उसके बाद तुरंत लोग फॉरेस्ट वाले हैं वो पग चिन्हों को, या कहीं कोई टाइगर देखने की बात कर रहा था, वहां मूवमेंट कर रहे थे। दोस्तों हम लोग रात की सर्च करते और उसके बाद सुबह हम लोग अपने जो हटें थी वहां हम लोग आराम करने पहुंच जाते थे। मैं अपने साथ 2-3 ट्रैप कैमरे ले गया था और जो ही शाम हम निकलते वहां से, मैं अपने हट के पीछे ट्रैप कैमरे लगा देता। बहुत सुंदर सुंदर फोटोज, जो जंगली हिरणों की जो रात को हमारे हट के चारों ओर आती थी, उनकी फोटोग्राफ्स जब मैं सुबह लैपटॉप पे देखता तो बहुत अच्छा लगता कि रात को
इतने जंगली जानवर हमारे हटों के अगल बगल आए हैं, परंतु जहां बाघिन की ट्रैप कैमरों पे फोटो आनी थी, अभी तक सारे ट्रैप कैमरे खाली थे। यही सबसे बड़ी चीज हो रही थी कि इतने ट्रैप कैमरे लगने के बाद अभी तक एक भी फोटोग्राफ्स उस बाघिन के नहीं आए थे। दोस्तों, 25 सितंबर को किशनपुरा के नाले में फर्स्ट बार यह बाघिन ट्रैप कैमरे पे आई, यानी इसकी पहली तस्वीर ट्रैप कैमरे में कैद हो गई। सब जगह सारे मोबाइलों पे सारे वनकर्मी और शिकारियों को ये तस्वीर भेज दी गई। यह एक लगभग 4 साल के लगभग की एक मादा टाइग्रेस थी। तुरंत शाम को वहां पे 2 डॉक्टर ट्रैंकुलाइज गन लेके एक मचान वहां बनाई गई और एक कटड़ा नीचे बांधा गया। उनके साथ धामी हरीश धामी भी, क्योंकि एक गनमैन उनको चाहिए था, वो भी उनके साथ बैठ गए। परंतु उन्हें ये आशा थी कि शायद किशनपुर के नाले में ये बाघिन ट्रैप हुई होगी, तो ये क्या पता फिर इस कचड़े पे रात को लौटेगी, तो इसे ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है। परंतु जो ये कोशिश की गई, ये कोशिश भी नाकाम हो गई। हम उस दिन पूरी रात गोरखपुर, बेड़ा झाला, सेमल खलिया, धनपुर घासी, इन सारे क्षेत्रों में रात को ओपन गाड़ी से हम लोगों ने सर्च किया और उसके बाद रात खुलने के बाद हम लोग अपने जो हट थे रामनगर से पीछे, वहां हम लोग वापस आ गए। दोस्तों, गोजानी के पीछे जो खेत है, यानी जहां गोविंदी देवी को मारा गया था, लगभग उसी के बगल पे वो बाघिन एक गन्ने के खेत में उस दिन वहां पहुंच गई। सुमन नेगी सुबेरे अपने मवेशियों को घास काटने के लिए उस गन्ने के खेत में गई। उसे मालूम नहीं था कि आज ये बाघिन फिर इसी गोजानी के पीछे वाले क्षेत्र में पहुंच चुकी है। लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे और तभी इस बाघिन ने सुमन नेगी पे हमला कर दिया। सुमन नेगी जोर से चिल्लाई और शायद उसके अगल बगल, क्योंकि वहीं पे जिस खेत में वो घास काट रही थी उसी के बगल पे सड़क थी, कुछ गाड़ियों की आवाज और कुछ उसकी आवाज के कारण शायद टाइग्रेस घबरा गई और उसने सुमन नेगी को घायल करके वो छोड़ दिया। लोग फटाफट वहां दौड़े और सुमन नेगी को उसी समय चिकित्सालय पहुंचाया गया। दोस्तों, हमें उसी समय फोन द्वारा बताया गया कि बाघिन द्वारा एक महिला को घायल कर दिया गया है और आप लोग तुरंत यहाँ पहुंचे। जॉय वकील मुझसे थोड़ा पहले जिप्सी से वहां पहुंचे और मैं अपनी गाड़ी से उस एरिया पे पहुंचा। तब तक वहां 2 हाथी और फॉरेस्ट के जो लोग थे वो वहां एकत्र हो चुके थे। जिस खेत में बाघिन थी उस खेत में ये निर्णय लिया गया कि हाथी उस खेत में शिकारियों को लेके चलेंगे और जहां कुछ एरिया उस खेत के बाद खुला था, यदि वो बाघिन भागेगी तो इस खुले एरिया में भागेगी और इस खुले एरिया में हम लोग, कुछ फॉरेस्ट वाले, सारे लोग उस एरिया को कवर करेंगे, उस पे फायर करेंगे। ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।
सबका ध्यान जहाँ वो खुला वाला खेत था, जहाँ से गन्ने के खेत के बाद वो खुला खेत लगता था, सबका ध्यान उस ओर था कि बाघिन वहाँ से निकलेगी। तो सारे लोग बिल्कुल रेडी पोजीशन में थे। यदि शिकारी उस पे अंदर फायर नहीं करता है और वो भागती है तो इस एरिया पे उस पे फायर किए जाएंगे। जो जो हाथी आगे बढ़ते रहे, बाघिन भी धीरे धीरे आगे सरकती गई। और दोस्तों, जहां लोगों ने ये विश्वास भी नहीं किया था कि शायद वो बाघिन यहाँ से निकल जाएगी, वे लोगों के बीच से निकलती हुई उस खुले मैदान में केवल 3 सेकंड में उसने उस मैदान को पार कर लिया और उसके बाद वो दूसरे गन्ने के खेतों से होती हुई जंगल में भाग गई। उसके पीछे इतनी फायर हुई। पहले जब वो उस खेत से बाहर निकली, उस समय फायर करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो लोगों के बीच में थी और कोई आदमी यदि किसी को फायर करता उसको, तो उससे उसकी गोली से और लोग मर सकते थे। इसलिए जब वो लोगों के बीच से निकली और जब वो खुले एरिया में निकल गई, तो उस समय केवल 3 सेकंड का भी टाइम नहीं था। वो इतनी तेज भाग रही थी, वो केवल 4 जंप में ही उसने उस एरिया को लांग लिया। फायरें बहुत हुई। लगता था, कोई कह रहा था शायद मेरी गोली लग गई होगी, कोई कह रहा शायद मेरी गोली लग गई होगी। कुछ को तो फायर का उसने टाइम ही नहीं दिया और उसके बाद वो जंगल में निकल गई। सबसे पहली बार हम लोगों ने भी उस बाघिन को अपने आंखों से देखा था और वो बाघिन जो इतने शिकारियों को, इतने फॉरेस्ट वालों को चकमा देकर, यदि वो जिस पॉइंट से हम समझ रहे थे कि वो इस पॉइंट से बाहर निकलेगी, तो शायद वहां बाघिन मारी जा सकती थी। वो वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसा था, बाघिन को यूं भागना था तो कोई भी फायर करता तो वो यूं फायर होनी थी, तो उसके बदन को गोलियां लग सकती थी। परंतु बाघिन ने जो चाल चली, वो लोगों के अंदर से आ गई और उसके बाद वो सीधे लंबी हो गई। जो भी फायर कर रहा था तो वो लंबे में ऐसे में फायर कर रहा था, तो इसलिए उस बाघिन को गोली लगना संभव नहीं था। और दोस्तों, ये ऑपरेशन वहीं पे समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग कैंप लौट आए। हाथी जो थे, हाथियों में फॉरेस्ट वाले उस बाघिन को ढूंढने के लिए चल दिए, परंतु ये था कि बाघिन शायद अब इतने नज़दीक नहीं रुकेगी और वो शायद कुछ लंबी दूरी तय करेगी। 27 तारीख को सारे गांव वाले, बहुत सारे जो संगठन थे, वे रामनगर गए। उन्होंने कुमाऊं वन संरक्षक, डीएफओ, इन लोगों को इनके कार्यालय का घेराव किया गया और जब तक लिखित आश्वासन या लिखित परमिट उनके हाथ में नहीं दिया गया, तब तक उन्होंने इन सारे अधिकारियों को 3 घंटे धूप में खड़ा रखा। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ चीफ देहरादून द्वारा इस बाघिन को आदमखोर घोषित करते हुए मारने के आदेश दे दिए गए। दोस्तों, इस घटनाक्रम में रोमांच भी है, डर भी है और ये घटनाक्रम बहुत रोमांचित करने वाला है। इसलिए इसका दूसरा भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। जो नए लोग हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में बहुत अधिक बारिश हो रही है, लगातार बादल फट रहे हैं और मेरे घर के पीछे जो नदी है उसमें भी बाढ़ है। इसलिए आप लोगों को जो ध्वनि सुनाई दे रही होगी उसमें भी हिसिंग आ रही है बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।